कि भारत में अभी गति जो है वो गतिमान ही रहेगा। मैं जो प्रधानमंत्री हैं वही रहेंगे। हाँ, वही रहेंगे। तो भारत एक अपना बहुत बड़ा वो रास्ता निकाल लेगा। तो आपकी गणना क्या बताती है, कभी नहीं, पीओके अभी आएगा? कोई संभव नहीं। अभी तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं उससे तो लगता है कि नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए बहुत संभावनाएं नहीं है। हाँ, आपके 29 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार भी सकते हैं। नहीं, हारेंगे नहीं। कुंडली बनाने के लिए सिर्फ हाथ की लकीर नहीं बल्कि हौसले की तासीर को पढ़ना पड़ता है। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जो दलित समाज से आते हैं। इन्होंने बनारस से ज्योतिष शास्त्र में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की है और इनकी ख्याति आज सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर इंडोनेशिया समेत दुनिया के करीब 4 या उससे भी अधिक देशों में आज इनको पूछा जा रहा है। वहाँ के लोग इनसे अपने समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं और ये आज अंतरराष्ट्रीय ख्याति बटोर रहे हैं। सवाल सिर्फ ज्योतिष का नहीं है, सवाल है पहचान का, सवाल है संघर्ष का और सवाल है हौसले के उड़ान का भी। यह कैसे संभव हुआ, बताने के लिए हमारे साथ वह युवा ज्योतिष मदन राम शास्त्री स्वयं मौजूद हैं। मदन बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमने तो एक छोटी सी परिचय आपकी कराई, लेकिन अगर आपसे ही आपका परिचय पूछा जाए जी, तो आप अपना परिचय किस रूप में देना चाहेंगे, एक ज्योतिष के रूप में या एक संघर्षशील इंसान के रूप में? आप कह सकते हैं कि एक संघर्षशील जीवन रहा जो कि हमको उस संघर्ष के राह पर चल के एक ज्योतिषी बना दिया। जीवन में बहुत संघर्ष किए, पढ़ाई के क्षेत्र में वाराणसी में ज्योतिष पढ़ने के लिए दर दर के हम भटका भी खाए, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा जो प्रेम था ज्योतिष से वह ईश्वर कृपा से हमको रास्ता मिल गया। एक ज्योतिषाचार्य थे, वो हमको बोले कि मेरे यहाँ आओ, हम पूर्ण रूप से तुम्हें ज्योतिषी बनाकर तब छोड़। तो उनके यहाँ हम जाने लगे, जब भी बुलाते थे तो जाने लगे। हमारा व्यवहार, हमारा संघर्ष, मेहनत उनको अच्छा लगा। तो उनका कहना था कि मेरे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे को हम पढ़ाते हैं, इसको तुम ज्योतिष पढ़ाओ। अच्छा, तो गणित वो अपने बच्चों के लिए कहा? हाँ, उनके पास में भी बहुत सारे शिष्य थे जो आते थे और उनमें से भी हमको अच्छा स्थान देते थे, क्योंकि हम उस हिसाब से अपना पढ़ के जाते थे। गुरु कृपा से हमको सब चीज़ मिल रहा है। तो उन बच्चों को हम पढ़ाते थे, पढ़ाने में हमारा इंटरेस्ट भी था और वो बच्चे हमारे बात को बड़ा अच्छे से समझ गए। तो गुरुजी हमको बोले कि तुम्हें जो भी मेरा ज्ञान है, कि आज तक कोई ऐसा शिष्य मिला नहीं, तुम एक ऐसा शिष्य मिला है जो पूर्ण रूप से लगन के साथ इस ज्योतिष विद्या को तुम ग्रहण करने के लिए सक्षम हो, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि तुम्हें दे दो। तो 2013 में 9 से हम पढ़ना शुरू किए, 2009 से। तो 2013 में जाकर वो बोले कि आज बेटा मैं पूर्ण रूप से तुमसे संतुष्ट हूँ कि मेरे प्रश्नों का तुमने पूरा पूरा उत्तर दे दिया है। तो हम उनको पांव छुए, आशीर्वाद लिए, दिल्ली की तरफ हम अपना पुश कर गए। दिल्ली गए, वहाँ जेएनयू में हम काफी वर्षों तक पढ़े। जेएनयू में पढ़े। अच्छा। इंडोनेशिया के एम्बेसी था, वहाँ भी पढ़े। लैंग्वेज का शिक्षा हम प्राप्त किए। अच्छा, इंडोनेशिया का लैंग्वेज भी सीखा? हाँ, इंडोनेशियन और मलाई। अच्छा अच्छा। दोनों भाषा को हम जब हम मेहनत करने लगे तो ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा ये पहाड़ है। हमारा एक ललक क्या था कि हम अलग से होमवर्क अपना प्रश्न खड़ा करके जाते थे। तो उस एम्बेसी में या जेएनयू में हम क्या करते थे कि अलग से बैठकर
कुछ शिक्षक था, उनको हस्तरेखा देखते थे। उसके बाद जो समस्या था, उस समस्या का समाधान, उस समस्या को बताते थे वहाँ जेएनयू में, और एम्बेसी में, इंडोनेशियन एम्बेसी था वहाँ वहाँ तो लोग वहाँ के रोने लगते थे जब समस्या उनकी बताते थे। समस्या सुनने के बाद बहुत ऐसे थे लेडीज और पुरुष, वो रोने लगते थे, कहते थे कि ऐसा तुम तो लगता है कि मेरे जन्म से लेकर अब तक का जो भी कुछ है तो बताते जा रहा है। तो मेरे लिए वो ज्योतिष क्या किया कि लैंग्वेज का जो भार था आर्थिक, वो कम कर दिया। वो बोला कि हम तुम्हें फ्री में पढ़ा देंगे, कम से कम 4 घंटा। होता है ना कि पागलों की तरह बोलना। अब कुंडली की भी बात है तो गुरुजी जो पढ़ा के आते थे, हम ऐसे नहीं, बेवजह के कितना कॉपी हम बर्बाद कर दिए। किसी का एक जन्म ले लेते थे, उस पर बनाते थे कुंडली सप्तवर्गीय। मतलब वहां पर आप काफी प्रैक्टिस भी किए? हाँ, प्रैक्टिस किए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होता नहीं। अच्छा मदन बाबू, एक चीज बताइए कि इस क्षेत्र में कब आपके मन में विचार आया कि हमको ज्योतिष के क्षेत्र में ही जाना है? 2009 में हमारे अंदर में ये इच्छा हुआ कि ज्योतिष विद्या भी हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और आज देखते हैं कि समाज में वास्तविक ज्ञान नहीं होने की वजह से तरह तरह के भ्रम में लोगों को डाल देता है। अब जो है उनको उसी रूप में बताना है। और जो बच्चे पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका कैरियर ठीक नहीं है, तरह तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो किसी न किसी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव में वो बहता जा रहा है। उसको देखना है, ग्रह के दशा, महादशा, अंतरदशा, उसका निदान बताना है। तो मेरे अंदर में लगा कि ये भी एक सेवा समाज का हो सकता है। मतलब सकारात्मक सोच की भाव, सकारात्मक सोच की विचार से उस समय तो ये भाव तो आपके मन में आया। हाँ जी। और आप इस क्षेत्र को अपने लिए चयन कर लिए। लेकिन जब आप इस क्षेत्र को चुन रहे थे जी, उस समय आपके परिवार और आप जिस समाज से आते हैं जी, उन लोगों की क्या मनोदशा थी? अब आप तो जानते ही है कि मेरे समाज के लोग वेद, पुराण, उपनिषद, कर्मकांड, ज्योतिष, दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। लेकिन हम समझते हैं कि किसी न किसी जन्म का मेरा अपना एक संस्कार हो सकता है। संस्कार होगा कि जब हम विहंगम योग के ज्ञान धारा से जुड़े तो वहां पर एक से एक दिग्गज लोग मिले, एक से एक विद्वान लोग मिले, पढ़े लिखे लोग मिले। अब बाल्यकाल से हमारा संगति अलग हो गया। अच्छे अच्छे लोगों के साथ में बैठना, पढ़े लिखे लोगों के साथ में बैठना, तो वहां से मेरे अंदर में एक अध्यात्म के प्रति उत्तम विचार था कि हम किस तरह से हम भिन्न करें, अलग करें। तो बाल्यकाल से भी हमको अलग करने का, अलग रहने का एक अलग तरीका है। समाज में भी हम आज भी रहते हैं तो हम अपना एक अलग तरीका से रहते हैं कि समाज के सब लोग हमको जानते हैं कि शास्त्री जी समाज में कम बोलते हैं। अब बोलते हैं तो जरूरतमंद ही चीज़ों के बोलते हैं, जरूरत की चीज़ें बोले, जिनको सुनना है सुने, नहीं सुनना है तो वो नहीं सुने। हम जो अभी जानना चाह रहे थे कि जब आप इस क्षेत्र को चुने तो आपके समाज के लोगों ने, परिवार का साथ मिल रहा था? परिवार को अब ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी किए संघर्षमय मेरा जीवन रहा। परिवार के लोग न इसमें सपोर्ट किए न विरोध किए। और समाज के लोग, कुछ लोग मेरे अभी भी कुछ कुछ कहते रहते हैं। कहता है कि बहुत बड़ा ये आचार्य बन गया है, तो समाज से मुख मोड़ रहा है। जबकि कई बार हम समाज को बोले कि यह हम लोग का वैदिक परंपरा है, ऋषि प्रणीत ज्ञान है, इसको जानने में कोई आपत्ति नहीं है। आप जिस समाज से आते हैं, खास करके जो दलित समाज है, कभी कोई परेशानी हुई? नहीं, हमको कभी परेशानी इस कारण से नहीं हुआ, क्योंकि समाज में लगभग जो भी
लोग हैं सबसे हमको अच्छा व्यवहार रहता है, अच्छा से हम बातचीत करते हैं। बचपन से हम किसी से टूट के नहीं बोले, किसी से ज़्यादा उलझे नहीं। कोई भला बुरा भी कहा तो हम देखते हैं कि मेरे विषय में कोई कुछ बोल रहा है, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि मेरे विषय में बोल रहा है तो हम धीरे से आगे निकल जाते हैं। यही एक आज का समय यही कहता है, अधिकतर कम सुनिए। आप शास्त्र में देखिएगा तो वहाँ कहता है कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेव। अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, अच्छा के संगत में रहिए। तो हमारे समाज में जो है, आप जानते हैं कि दलित समाज के तरह तरह की असामाजिक खान पान है, उसके तहत जो है वो पूर्ण रूप से समर्पित है। अनेकों बार हम समझाए कि समाज में ज्ञान धारा है या समाज में कोई बड़ा बनता है, इसके पीछे उनका बहुत बड़ा तपस्या है। माता पिता का भी तप होता है, खुद का तप होता है। तो आप जो भी कहिए, माता पिता किसी जन्म का कोई संस्कार मेरा होगा, लेकिन हमको कहीं से कोई पारिवारिक सपोर्ट जितना मिलना था अल्प मिला। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ज्योतिष को बहुत ही जटिल विषय माना गया। जी, बहुत जटिल है। अत्यंत जटिल विषय। हाँ, अक्सर लोग इससे दूर रहना पसंद करते हैं। जो लोग धर्म के क्षेत्र से जुड़े भी जी हैं, जी। वह भी ज्योतिष से अपने को अलग ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बड़ा जटिल विषय है, बड़ा कठिन विषय है, और आपने इसको अपना करियर बना लिया। जैसे ज्योतिष को लोग दूर रखना पसंद करते हैं कि जटिल विषय है, आपको इसका गणित आता है, पूरा कुंडली आप बना लीजिए, एक अंक कहीं गलती हो गई तो पूरे कुंडली बिगड़ जाएंगे, पूरे दिन भर की मेहनत चला जाएगा। दूसरा है कि आज लोग चाहते हैं कि कम मेहनत में अधिक से अधिक हमको बेनिफिट मिले। ज्योतिष जो भी ऋषि परिणीत विद्या है वो बड़े आसानी से नहीं मिलता है, किसी के भी है। अब जो काम है हम इसको आत्मसात किए हैं। अभी जानते हैं कि सफलता किसी भी व्यक्ति को तभी मिलता है जब वह पूर्ण रूप से वो लग जाते हैं, पूर्ण रूप से उनका सोना उठना बैठना एंजॉय करना उनका कार्य है। सपनों में भी वो अपने लक्ष्य के प्रति देख रहा हो। तो देखिएगा कि किसी भी समाज को भी कोई भी हो, तो वहां पर विद्या ग्रहण करने के लिए या सफलता पाने के लिए दिक्कत नहीं आता। हमारे साथी संगति थे, सभी लोग उच्च उच्च वर्ग के थे, लेकिन हम क्यों पढ़ा रहे थे? अब जरा सोचिए, हम क्यों पढ़ा? क्योंकि वो पढ़ के जाता था, वो जैसा कि तैसा रहा। हम पढ़ने के बाद आते थे, तो आने के बाद हम उस पर कई बार प्रैक्टिस करते थे, बहुत मेहनत करते थे। अच्छा, इसी से जुड़ा एक चीज और बता दीजिए कि जब आप शास्त्री की पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं, तो इस दौरान कोई ऐसा कठिनाई आपके जीवन में आया जिसको आप अभी भी याद करते हैं, सिहरन होता है, आप बताना चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर हो, आप उसको बताना चाहते हैं? हाँ, हम तो क्या कहे, हमारा अंतिम था शास्त्री की पढ़ाई, परीक्षा हम देने वाले थे। मेरा नोटबुक के लोगों ने तहस नहस कर दिया। उसके बाद बोले कि नहीं, किसी भी तरह से इनको बनारस से हटा दिया जाए, और बजाबते वो नोटिस निकाला गया मेरे लिए। नोटिस निकाला गया कि आप को यहाँ से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको नहीं पढ़ना है। जबकि हम रिक्वेस्ट किए कि देखिए मेरा ये लास्ट है, 1 महीना बचा है, मुझे परीक्षा देना है, आप लोग ऐसा मत कीजिए। तो नहीं कुछ नहीं जानते हैं, कर दिए। लेकिन ये कहावत नहीं है कि आप सच्चा है तो भगवान आपका साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। हम परीक्षा भी दे दिए और मेरा दिल्ली जाना भी तय हो गया। उनको लगा कि हम इसको बुरे स्थिति में धकेल रहे हैं, लेकिन हम अंदर से थे कि हम जहाँ जाएंगे वहीं पढ़ेंगे। तो मेरा इधर शास्त्री भी कंप्लीट हो गया और वहाँ पर जाकर हम विदेशी भाषा भी पढ़ लिए। आज जब वो दोस्त मिलता है तो शर्म से कहता है, क्या शास्त्री जी, क्या हाल चाल है? तो हम बोलते, ये लोग जो कर रहे थे आपके दोस्त थे? मेरे करीबी थे और हमसे कुछ ईर्ष्या दोष रखते थे। कि कहावत है कि जब आपका दृढ़ विश्वास हो किसी कार्य के प्रति,
तो आपको कोई झुका नहीं सकता। हो सकता है कि परेशान करेगा, लेकिन आप झुक नहीं सकते हैं। फिर इससे निकले कैसे आप? तो निकले, जैसे हमारे संस्था के नामदेव जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज, वो हम उनसे सारे बात को शेयर किए। तो संत श्री बोले कि आपको क्या इच्छा है? हम बोले कि आप जो भी आदेश देंगे उसका हम पालन करेंगे। कि मेरे प्रति ऐसा वो लोग कर दिया है कि अब लगता है कि हम न शास्त्री पढ़ पाएंगे, न ज्योतिष भी हमारा कंप्लीट होना है। उन्होंने बोले कि सब हो जाएगा, आप प्रभु के प्रति समर्पण रहिए, ये भी काम हो जाएंगे। और दिल्ली जो बोल रहा है ना, दिल्ली चलिए, हम वो अच्छा रास्ता बताएंगे। सह के परीक्षा दिए, परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन, अच्छा खासा नंबर आ गया, पास कर गए। दिल्ली चले गए, तो दिल्ली में भाषा पढ़ने लगे। वही ज्योतिष जो है वहाँ संत नामदेव जी महाराज बोले कि यहाँ उपयोग कीजिए। बड़े बड़े उद्योगपति में जाते थे, ज्योतिष देखते थे, यज्ञ होता था और उसके माध्यम से बहुत सारे कार्य होने लगे। तो हमारा जीवन थोड़ा हल्का हो गया। संयोग से बाहर जाना था, कंपटीशन हम क्वालिफाइड कर दिए, तो जाने का भी हमारा सरल रास्ता हो गया। तो 2015 में हम विदेश चले गए। मदन बाबू, ज्योतिष के क्षेत्र में संघर्ष करते हुए आप भारत से की सीमा को पार कर गए। जी जी। और आप विदेशों तक पहुंच गए। जी। तो ये कैसे हुआ? कैसे आपकी ख्याति विदेशों तक पहुंची? जैसे हम तो आश्रम में रहते थे, हमारा जो पारिवारिक परिवेश था सक्षम नहीं था, जिसकी वजह से हम महर्षि सद्गुरु सदाफलदेव गुरुकुलम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए। तो वहाँ पर अभी भी है, 400 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ के एक सिद्धांत है आश्रम का, जो बच्चे जिस योग्य होंगे उनको सेवा उसी हिसाब से दिया जाएगा, चाहे वो देश के योग्य हो या विदेश के योग्य हो। तो 400 बच्चे हैं, समझिए कि उसमें से हमको प्रथम है कि सिलेक्शन किया गया, विदेश के समझ सकते हैं। तो ज्योतिष तो एक था ही हमारा विषय। जब दिल्ली में जाकर हम विदेशी भाषा पढ़े, उसमें भी हम प्रवचन करने लगे, उनमें बहुत अच्छे से हम वार्तालाप करने लगे। तो हमारे स्वामी जी का भी हुआ कि नहीं, आप चले जाइए इंडोनेशिया, वहाँ पर बाली द्वीप है, बहुत सुंदर जगह है बाली द्वीप। आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। बाली द्वीप बहुत सुंदर है, पूरे समुंदर के। हाँ, बाली के बहुत प्रसिद्ध जगह है, पर्यटक स्थल है। तो वहाँ गए। वहाँ पर जाने के बाद एक तो उनका अपना संस्कृति है, अपना कल्चर है, और हम लोग का भारतीय संस्कृति है, नहीं कल्चर तो लेकिन है। जहाँ आप गए बाली में, जी। वो इंडोनेशिया का हिस्सा है, तो मुस्लिम इलाका है, और वहाँ आप ज्योतिष लेके चले गए। हाँ, बाली में मुस्लिम हिंदू सभी संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन वहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ हिंदू मुस्लिम नहीं टक्कर में आता है। वहाँ के मुस्लिम भी अच्छे मिलेंगे, हिंदू अच्छे हैं, सभी लोग मिल कर रहते हैं। तो ज्योतिष हमारे ऋषि परंपरा का एक अद्भुत ज्ञान है। विदेश में इसको कैसे लेते हैं लोग, ज्योतिष को? बहुत अच्छा से लेते हैं, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। अब जैसे आपको दर्द है, दर्द तो दर्द ही है, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो। तो समस्या जीवन का एक दर्द है बहुत बड़ा। वो समस्या को हम बताने लगे कुंडली के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से। तो समस्या बता देना ही निदान तो था नहीं, उसका उपचार का पारी आया। अब उपचार का पारी आया तो हुआ कि उपचार कैसे हो। तो जो हिंदू समाज के थे वो तो मंत्र का भी जप कर सकते थे, लेकिन जो हिंदू समाज के नहीं थे उनके लिए बहुत बड़ा समस्या बन गया। तो हम उनको समझाए कि आपकी समस्या है घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, कि ऐसा कीजिए कि यज्ञ है, उस यज्ञ को कीजिए। तो वो दूसरे मतलब मुस्लिम यज्ञ करने को तैयार हुए? हाँ, वो बैठे तो बोले कि भाई कैसे पता चलेगा?
जब आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा, कोई समस्या है उसका समाधान किसी के द्वारा हो या मेरे द्वारा या किसी के द्वारा हो, तो स्वाभाविक है कि आप सभी जड़ बंधनों से उठ जाएंगे। जो हम लोग जकड़े हुए विषय को कोई अगर कल्याण कर देता है तो क्या कर रहे हैं कि उस जड़ बंधनों को छोड़ेंगे कि भाई छोड़ो, ये संप्रदाय है तो ये है वो है, हमको यहाँ से भलाई हो, ये अच्छा रास्ता है, इसी को हम पकड़ लेते हैं। ऐसा किए, यज्ञ किए, परिवर्तन होना शुरू हो गया। परिवर्तन होने लगा तो लोगों को हमारे प्रति लगा कि ये कुछ जानकार तो है। एक सज्जन थे जो चारों तरफ से जूझ रहा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। उनके यहाँ गए, संपन्न व्यक्ति है, हस्तरेखा देखे, कुंडली देखे, जो भी ग्रह के दशा अंतरदशा था उसी के अनुसार उनके यहाँ यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद उनका होटल था, होटल चलने लगा, रेस्टोरेंट चलने लगा, जो भी व्यापार का उनका गतिविधि था वो सब चलने लगा। ये कहाँ की बात बता रहे हैं? इंडोनेशिया? इंडोनेशिया की बात है। वहां पर वो बड़ा प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न हुए तो आप बताइए कि दक्षिणा रूप में क्या दे सकता है? आप कहेंगे 2, 4, 10,000 रुपया देगा, ही नहीं देगा। तो बोले कि मेरे जीवन में करोड़ों का बचत आपके माध्यम से हुआ है। कैसा करते हैं कि हम 10 कट्ठा जमीन ही दान में देते हैं। इंडोनेशिया में? इंडोनेशिया की बात है, करोड़ों की जमीन है और वो क्या है 10 कट्ठा जमीन दान में दिया। अच्छा, दे भी दिया? हाँ, दे भी दिया है। और जहां पर हमारे स्वामी जी संत परवर विज्ञान देव जी महाराज, संत श्री नामदेव जी महाराज भी गए, उसको देखे। बहुत अच्छा जगह है, वहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है किसी भी मौसम में। बहुत सुंदर जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, वो दे दिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा सर्जन थे जो अभी भारत में भी आए थे। अच्छा, अभी जो मिलने आए थे? हाँ, अब आपसे भी मिले थे। वो बहुत बड़ा सर्जन डॉक्टर है। किसी कारण आप जानते हैं कि ईर्ष्या द्वेष किसी को भी गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है। तो उनको सरकारी डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है, उनको फंसा दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिए। सस्पेंड कर दिए, उनका अकाउंट सीज हो गया। वो आए आश्रम में और हमसे बोले शास्त्री जी, क्योंकि अब सब जगह शास्त्री जी से प्रसिद्ध हो गए, सब शास्त्री जी ही बोलते, मेरा नाम भी कम लेता है लोग। तो बोले शास्त्री जी मेरा तो जीवन खत्म हो गया। हम बोले क्या हुआ? तो देखिए मुझे सस्पेंशन लेटर भी आ गया, सस्पेंड हो गए, मेरा अकाउंट सीज हो गया, अब कुछ नहीं बचा। तो हम बोले कि रुकिए, कि ऐसे थोड़े है कि कोई रोग हो उसका निदान ना हो। ये डॉक्टर साहब को बोले आप? हम बोले डॉक्टर साहब के, कोई घबराए थे, उसको बोल रहे थे हम सुसाइड कर लेंगे। नवरात्र का समय चल रहा था, तो यह हम प्रारंभ कर दिए। 9 दिन हम लोग अनुष्ठान के लिए कंटिन्यू 9 दिन कहे कि। अच्छा, डॉक्टर साहब तो लेकिन मुस्लिम है? नहीं, हिंदू है। अच्छा, डॉक्टर साहब उनके पत्नी क्रिश्चियन है। अच्छा, पत्नी क्रिश्चियन। हाँ, पत्नी क्रिश्चियन है। तो यज्ञ हुआ, तीसरा दिन यज्ञ जाते जाते उनकी सारे जो भी था समस्या उसका समाधान हो गया। वहाँ के हेल्थ मंत्री फोन किए कि आपका जो भी समस्या था उसका खत्म कर दिया गया। बड़ा प्रसन्न हुए डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब प्रसन्न हुए तो वो भी वहाँ पर अपने डॉक्टरों में, दोस्तों में बात को फैला दिए। और धीरे धीरे बात फैलता चला। धीरे धीरे बात फैलता चला गया। फैलते फैलते इतना फैला कि वो सिंगापुर तक पहुंच गया। अब सिंगापुर पहुंच गया तो सिंगापुर में मुझे लोग बुलाए। अच्छा, आप सिंगापुर चले गए? हाँ, सिंगापुर बुलाए। सिंगापुर बुलाए, वहाँ गए तो लोगों से मिले। मिलने के बाद उनके कुंडली देखे, उनकी समस्या सुने। कोई लोग आपको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं जब उनके काम आप आते हैं। अच्छा, आपको अब हम भी शास्त्री जी ही कह के संबोधित करें तो ज्यादा अच्छा है। शास्त्री जी, हमको एक चीज बताइए कि जब आप विदेश में हैं और वहाँ आप ज्योतिष की बात कर रहे हैं, आपने भी कई उदाहरण बताया। जी जी। अब भारत में भी कई लोगों के साथ इस पर काम किए हैं? हाँ, बहुत लोगों के तो भारत में और विदेशों में
जी। फर्क क्या नजर आया? समस्या तो खैर समस्याएं है, फर्क इतना रहता है भारत में कि भारत में हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना ऋषि परंपरा है, तो हमको ज़्यादा सुविधा होता है, अपने यहाँ के लोग बहुत जल्दी समझ लेते हैं। अच्छा, वहाँ क्या है कि थोड़ा दिक्कत होती है। वहाँ समझता नहीं है लोग, जब तक उनका जो है समस्या का समाधान न हो तब तक वो आपका बात नहीं समझेंगे। आप क्या कहे नहीं कहे, ग्रह नक्षत्र के विषय में वो लोग जानते हैं, लेकिन इससे वो ज्यादा जानते हैं जब उनका समस्या का समाधान होता है। अच्छा, एक चीज इसमें और हम लोग जोड़ते चले हैं जी। कि जब आप विदेश में होते हैं, हाँ काफी लंबे समय तक आप विदेश में रहे हैं, अभी भी आप वहीं से लौट के आए हैं, जी। तो जब आप विदेश में होते हैं तो वहां की कौन सी चीज है जो आपको बहुत प्रभावित करता है? वहाँ का दो चीज हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। एक तो सफाई सुथरा। आप जब विदेश में जाइए और अपना भारत की तरफ देखिएगा तो लगेगा कि हमारा भारत वहाँ के और यहाँ के जब कंपेयर करेंगे लगेगा हमारा भारत बहुत पीछे जा रहा है। तो वहाँ छीना झोरी चोरी चमारी ये सब कम है, न के बराबर है। आप कहीं भी है, रात में जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं, अकेला है, पैसे लेके जा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे हैं, आपको डर नहीं है कि कोई हमको हाथ देकर रोक देगा। किस किस देशों में अभी तक आप जा चुके हैं? जैसे हम गए हैं अभी इंडोनेशिया में, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, अच्छा, इन देशों में गए। तो वहां के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं? भारत के बारे में लोगों का निगाह अब बदल गया। अब इधर जो है, क्योंकि हम सिंगापुर में गए तो बहुत उद्योगपतियों से मिले, तो उद्योगपतियों का कहना है कि अब तो भारत के वातावरण बदल गया है, ऐसा हमसे बोले। तो हम भी पूछे कि भाई किस मामले में, तो नहीं अब तो थोड़ा सुरक्षा भी बढ़ गया है, साफ सुथरा भी होने लगा है, डर कम लगता है। हम बोले कि पहले ज्यादा भयभीत रहते थे। मतलब उनका इशारा राजनीतिक बदलाव हाँ, पर है राजनीति की भी तरफ उनका इशारा चला गया। इन्हीं सवालों के साथ एक सवाल हम और अगर जोड़ लें कि आज की जो युवा पीढ़ी है जी, तो अंधविश्वास को मानती नहीं है, ज्योतिष जी। को भी अंधविश्वास के रूप में वो प्रचारित हाँ। किया जा रहा है, जी जी। तो आप उनको कैसे समझाते हैं, क्या दिक्कत आती है? हाँ, वो देखिए ना, बहुत एक विचित्र स्थिति में युवा पीढ़ी है। कई बार वो बोले कि हमसे ही बोल दिए कि हम इसको मानते नहीं है, ये ठगा ठुगी के काम है, ऐसे बोल दिए। अब आप जरा सोचिए कि जो MBA किया हुआ है, जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, जो दुनिया के विषय में जानते हैं, कैसे बिल्डिंग बनाना है, कैसे मार्केटिंग करना है, अब वो व्यक्ति मानने की तैयारी नहीं कि भाई अंधविश्वास है। अब संजोग से क्या हुआ कि एक सज्जन है, वो MBA किए हुए है, सिंगापुर में रहते हैं, वो मानते नहीं थे। एक व्यक्ति ने आया, उनको भड़का दिया, कुछ तांत्रिक तरह से थे, कुछ ठग भी लिए। वो और भ्रम में आ गया कि वास्तव में लोग ठगी है। उनके भावों थे, तो छोटे भाई की पत्नी को कोई समस्या आ गया, तो समस्या ऐसा था कि पर मंथ वो अच्छा अमाउंट खर्चा करते थे बीमारी पर। हाँ, ट्रीटमेंट के लिए। उनको दर्द हो जाता था, वो विचित्र स्थिति में चले जाते थे। तो हम नाम धर एक कहाँ की बात बता रहे हैं? ये बेतिया जिला का बात है। अच्छा, बेतिया, पश्चिमी चंपारण का। तो हम बोले कि एक बार उनका कुंडली हमको दिखा सकते हैं? अरे कुंडली में बहुत ठग लिया है, क्योंकि कई बार ठगा चुके थे और उनको अंधविश्वास लगने लगा। वहां पर उनकी कुंडली निकाले तो वो मांगलिक निकल गई। मांगलिक निकली तो पूर्ण मांगलिक निकली, त्रिबल मांगलिक निकले। मतलब वो आता है कि त्रिबल मांगलिक, पूर्ण रूप से मांगलिक है। वो जीवन को भी क्षति करेगा, वैवाहिक जीवन को भी परेशान करेगा, और संतान जीवन में भी वो माथा का घाव बना देगा। तो इसका समाधान कुछ है? हाँ, समाधान हम बोले कि हमको 1 दिन के समय दीजिए। जो हम यज्ञ कर रहे थे उसको हम गति देते जा रहे थे, हम रफ्तार में बोल रहे थे, मंत्र बोल रहे थे। हम अपने सदगुरु से प्रार्थना भी कर रहे थे कि मेरे नाम को कौन जानता है, आपको सब जानते हैं। कुछ देर के बाद वो रिलैक्स हुए, उनको लाभ मिला।
लाभ मिला कि अगले महीना जाना था पटना, तो महिला एकदम उसी तरह से रहे। तो लोग हमको फोन किए कि शास्त्री जी इस बार अच्छा लग रहा है। बोले कि पहले लोकल डॉक्टर से दिखाइए। तो बेतिया में गए, डॉक्टर से दिखाया तो बोले कि सब चीज़ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिलीवरी के टाइम आया तो उसका पहले से फिक्स था कि जब 7 महीना होगा तो उसी समय उनका पेट खोल के बच्चा होगा। कि पूरे 9 महीना पर उनका डिलीवरी हुआ। डॉक्टर को ये था कि कम से कम 6 लाख प्लस उसमें खर्चा बता दिया था पहले से, ये लोग व्यवस्था रखे थे। तब से अब जब भी सिंगापुर से आते हैं तो एक बार जरूर अपने घर पर यज्ञ करवाते हैं हम। मतलब आपको वहां सफलता मिली? हाँ, सफलता है कि देखिए अब धीरे धीरे युवाओं में भी बातें हाँ, जी, फैल जी। रही है और धीरे धीरे लोग इस बात को हाँ। स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, उनके न मानने के पीछे एक रीजन भी है कि वो भी बेचारे बहुत पहले से ठगे जा चुके हैं, तो इसी एक कारण है सही आदमी नहीं मिला। शास्त्री जी, ज्योतिष को लेकर के अब आपकी धीरे धीरे अपनी पहचान बनने लगी है। विदेशों में तो है ही, भारत में भी आपकी अपनी एक पहचान बनने लगी है। युवाओं में जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रहा है, आप उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपको बहुत हद तक सफलता मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन एक कॉमन बात जो आप ज्योतिष के बारे में इतना देर से बता रहे हैं कि आपने उनका समस्या बताया, समाधान हुआ, उनका समस्या, कई लोगों की समस्या का आपने समाधान की बातें कही। कॉमन मैन जानना चाह रहा है कि क्या आपका ज्योतिष शास्त्र भारत का भविष्य बता सकता है? क्या आपका ज्योतिष शास्त्र भारत के प्रधानमंत्री का भविष्य बता सकता है? क्या आपका ज्योतिष शास्त्र विपक्ष, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनके बारे में कुछ बता सकता है? जी, इसको तो जब चलित चक्र निकालते हैं उसमें स्पष्ट दिखता है कि भारत में अभी गति जो है वो गतिमान ही रहेगा। यानी गति जो है वो गतिमान रहेगा, ये समझ नहीं पाए हम। जैसे जो है वही रहेगा। हाँ, वो ही रहेगा, इसलिए कि जब चलित चक्र निकाले उसकी दशा, अंदर दशा जाइए, सूक्ष्म दशा जाइए, उसमें से 100 में 11-12% लगता है कि कुछ इधर उधर होगा। अच्छा। 83-84%, 43 से लेकर 83-84 तक कोई चांस नहीं लगता है कि वो इधर उधर हो रहा है। मैंने जो प्रधानमंत्री हैं वही रहेंगे। हाँ, वही रहेंगे। लेकिन कुछ ज्योतिष के जानकार लोगों का कहना है कि 27 में जी परिवर्तन हो। जैसे हम बताएं ना कि आपको 83% तक पॉजिटिव है, मतलब जो मार्ग पर है उसी मार्ग पर ग्रह जा रहा है। अब उसमें राहु का प्रकोप है तो 12-13% आ रहा है। तो राहु का कार्य है अचानक परिवर्तन दे देना। तो जब 83% परिवर्तन नहीं कर रहा है, 82%, तो 11-12% परिवर्तन कितना कर सकता है? इसमें कोई ऐसा चांस नहीं है। अगर 50-50 रहता तो आप कह सकते हैं कि परिवर्तन होगा, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो बता रहा है कि उसी तरह से गति दे रहा है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पैदा हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया भारत में, आर्थिक रूप से संकट में, आपको क्या लगता है कि ये ठीक हो जाएगा या और बढ़ेगा? नहीं, भारत अब एक बहुत बड़ा, जैसे ज्योतिष बता रहा है कि भारत एक अपना बहुत बड़ा वो रास्ता निकाल लेगा। अब एक चीज आपको और एक सूक्ष्म चीज बता देते हैं। जैसे महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, वो अपनी भविष्यवाणी में लिखे हैं, विहंगम योग के संस्थापक, कि आने वाला समय भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेंगे और कोई भारत के कोई संत महात्मा होगा, योगी होगा, तपस्वी होगा जो देश को चलाएगा और पुनः पूरे दुनिया के विश्व पटल पर नंबर 1 पर लाएगा। मतलब आप कई सारा नरेंद्र मोदी जी के तरफ, हम कह नहीं सकते कि किनके तरफ योगी है मोदी, लेकिन उसमें ऐसा स्वामी जी ने भविष्यवाणी किए है। वो आपको बहुत पहले की बात है, जब वो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे सदगुरुदेव। अगर उस भविष्यवाणी को एक मिनट के लिए माइनस भी कर दे तो आपका ज्योतिष क्या बताता है? अभी हम हाँ, ज्योतिष यही अभी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, जी, बांग्लादेश हमारा दुश्मन है, चीन हम पर आंख गड़ाए बैठा है,
इस अवस्था में भारत आगे बढ़ेगा? भारत वो रफ्तार गति से आगे बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। और वो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान बार बार हम लोगों पर छोटे छोटे हरकतें करते रहता है। भारत का एक सिद्धांत है कि शांति का पथ, शांति का मार्ग, नहीं तो पीओके कब का गया रहता। तो आपकी गणना क्या बताती है, कभी नहीं, पीओके अभी आएगा? कोई संभव नहीं। अभी जो हम लोगों का आर्थिक गतिविधि है, जब तक वो गतिविधि रफ्तार रहेगा, कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। पीओके का क्या होगा? पीओके अभी जहां है वही बता रहा है। तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं उससे तो लगता है कि नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए बहुत संभावनाएं नहीं है। हाँ, आपकी गणना में। हाँ, उधर तो देखिए, जो अभी परिवर्तन हो रहा है तो राहु का महादशा आ रहा है, वो आएगा आपको 29 के बाद। अच्छा, 29 के बाद आएगा, तो उसमें चांस है, लेकिन वो भी जो है, मतलब 29 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार भी सकते हैं। नहीं, हारेंगे नहीं, वो परिवर्तन होगा और विशाल रूप से, क्योंकि राहु है, लेकिन राहु अच्छे संगति में बैठा हुआ है। अच्छा, अच्छे मार्ग पर है, इसलिए मतलब वो और ज्यादा ताकत के साथ आप देखिएगा ना कि और ताकत के साथ आ जाएंगे। और श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए अब उनका जहां जगह है, परिवर्तन उनको करना चाहिए था। क्या परिवर्तन? अगर आपसे सुझाव लिया जाए तो क्या बताएंगे आप? हम लोग तो कोई एडवाइजर नहीं कि सुझाव देंगे, लेकिन है कि उन्हें परिवर्तन उनको करने के लिए और संघर्ष के साथ लगना पड़ेगा। पूरे संघर्ष तो कर रहे हैं। इस संघर्ष को समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा। मतलब ऐसा क्या करें जो समाज एक्सेप्ट कर ले? अब जैसे नरेंद्र मोदी जी क्या किए कि सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपसे सुझाव मांगा जाए, राहुल गांधी जी कभी आपको मिल जाए और आपको कहें कि हमारा कुंडली देख के हमको बताइए कि हमको क्या करना चाहिए, तो आप उनको क्या सुझाव देंगे? तो सामने आएंगे तो हम बता देंगे कि आपको करना क्या चाहिए, और उससे बेहतरीन भी उनका हो भी जाएगा। हम कई नेता के भी देखे हैं, उनको बताए कि आप ऐसा करिए, वो किए, उनका लाभ हुआ, तो आज भी हमको पूछते हैं। लेकिन ये है कि गोपनीय रूप से हम भी जाते हैं, गोपनीय रूप से वो भी, उनसे भी बात होता है, जहाँ का वही रह जाता है। भाई राजनीतिक स्थिति है। अच्छा, इतने सारे लोगों का कुंडली मिलान आप करते हैं जी, आप कभी अपना किए हैं? हाँ, हम अपना तो करते ही रहते हैं। हम अपने कुंडली में एक ही जो है फलादेश निकाले है कि तुम संघर्ष करते रहो। कभी ऐसा लगा जिंदगी में कि अब नहीं होगा, हार गए? हाँ, कई बार लगता है कि अब हमसे होने वाला नहीं है। तो नहीं होने वाला है तो क्या करते हैं, उस हिसाब का मंत्र निकालते हैं। मंत्र का जप हम शुरू कर देते हैं। हकीकत है, अपने जीवन में जब भी, ऐसा नहीं, हम लोग इंसान है तो कभी न कभी नकारात्मक चीज भी आ जाता है, कोई परेशान भी कर देता है, या परेशान खुद अपने आप से हो जाता है। मंत्रों का समाधान निकाल लेते हैं। मंत्र का जब जप करना शुरू कर देते हैं, हमको लगता है कि 2, 4, 5 दिन में हमारा सब चीज ठीक होने लगता है। जब इस अवस्था में आप पहुंच गए हैं, ज्योतिष के बारे में इतनी जानकारी है, सारे लोगों की समस्या का आप समाधान भी बताते हैं, ऐसे में अगर कोई बच्चा, शायद वो आपका बच्चा भी हो या किसी का भी बच्चा हो, वह बच्चा आपके पास आए और आपसे अपने कैरियर के बारे में पूछे, तो क्या आप उसको ज्योतिष पढ़ने की सलाह देंगे? नहीं, सब काम सबको नहीं करना चाहिए। ज्योतिष पढ़ने की सलाह देने से, देखिए, एक कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकल जाए। समाज में गरीबी बहुत है। हाँ, आप जहां से आते हैं वो समाज भी काफी गरीब है। मतलब गरीब है, दलित है, पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर है, समझदारी से भी पीछे है, गुमराह बहुत है। ऐसे समाज को आप क्या संदेश देना चाहिए? ऐसे लोग के हम तो ये संदेश देना चाहेंगे कि पहले अपने जो है जड़पिंड है उसको छोड़िए। देखिए, एक जड़पिंड का मतलब, जड़पिंड है कि आप जन्मजात जो इस जगह को पकड़े हुए हैं उसको मत पकड़ कर रखिए। पिंड जो है उसको छोड़िए। आज हम भी उसी पिंड को पकड़े रहते हैं, क्या होता? समाज में हम पड़े रह जाते। मतलब संघर्ष के लिए निकलना होगा। संघर्ष के लिए निकलना होगा, ज्ञान की खोज करनी होगी।
हाँ, ज्ञान की खोज करनी है, संघर्ष करना है, और कुछ जो है अभद्र भोजन है, पानी है, अशुद्धता है, उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए, ये बहुत बड़ा अभिशाप है समाज में। ये तो गरीबी अपने आप में अभिशाप है ही है। आप अपने बच्चों को स्कूल समय से भेजिए, अपने बच्चे के लिए आप दिन रात मेहनत करिए, दिन रात मेहनत कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करके आए और अशुद्ध खान पान किए तो बच्चा क्या संस्कार सीखेगा। गलत खान पान कर रहे हैं तो गलत खान पान का असर तो पड़ता है, असर बच्चे को पड़ेगा। अब बच्चा क्या सीख सकता है। तो ऐसा नहीं है। हम लोग के भी समाज में एक से एक विद्वान है, एक से एक पढ़े लिखे हैं, संगति अच्छा। आप जरा सोचिए कि हमारा भी संगति अच्छा नहीं होता तो हम क्या करते, हम भी फंस जाते उसी में। तो हम अपने समाज के सभी युवाओं को ये सलाह देते हैं कि आप अपने जो जड़त्व है उससे निकलिए, अच्छे लोगों के संगति में आइए, अपने खान पान को शुद्ध रखिए। अब कोई ऐसा नहीं है, जो पढ़ रहे हैं वो गति रखिए, संघर्ष करिए। आपके पास जो आपने जो ज्ञान अभी तक अर्जित किया है, जी जी, और खास करके आप तो ज्योतिष का ज्ञान आपके पास है, तो आपके इस ज्ञान के आधार पर आप बताइए कि जो समाज है हमारा जी, उसका भविष्य आपको कैसा लगता है? भविष्य जो है बहुत 20-22% है, जो कि लगता है कि अब इस समाज को छोड़कर बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन 80%, 79-80 के बीच में ऐसा है कि लोग अभी भी फंस जाएगा। तो उन लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा उस जड़ से निकले। एक देखते हैं सज्जन है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया है। वो बाइक का रिपेयरिंग करता है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। उनसे पूछे कि आप डेली कितना कमा लेते हो, उनका कहना है कि हमको 10,000 से तो नीचे नहीं आता है रोज। और वो अच्छा एक बार आपका भी गाड़ी बना दे तो आप भी उसी के पास जाएंगे, पढ़ा लिखा नहीं है। अब बताइए कि कौन ऐसा अफसर है जिसको डेली 10,000 मिलता हो। हम लोग तो बड़े बड़े अफसर को करीब से जानते हैं, करीब से जानते हैं। तो अब बताइए को पढ़ा लिखा नहीं है, कई जगह जमीन खरीद लिया। अगर उस अवसाद में वो चला जाता कि हम पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं, आपको दृढ़ विश्वास हो और ईमानदारी से करिए। हम आपके यहाँ कार्य करने आए, जो भी करें ईमानदारी से करें। जो सही है सही बताइए, गलत है उसको गलत कह दीजिए। अच्छा शास्त्री जी, हम लोग अब इस वार्तालाप को यहीं विश्राम देंगे। अंत में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? आप कुछ ऐसी बातें हैं जो छूट गई है जो आप कहना चाहते हैं? जी, कुछ जो है समाज में हम परेशान हैं, समाज में परेशान है कुछ विधि व्यवस्था से। ग्राउंड लेवल पर जो करप्शन का जो गति चरम सीमा पर है उसको कम करें। मतलब आपकी परेशानी करप्शन से है या क्राइम से है? क्राइम तो है ही, क्राइम तो एक अभिशाप है कि क्राइम होता जा रहा है, लेकिन करप्शन भी कम नहीं है। करप्शन भी एक क्राइम का तहत है। कोई गरीब आदमी है, कोई कागज लेके जाता है, टेबल पर रख दिया, वो रख भी लिया तो काम नहीं करेगा। तो आपका जो डिमांड है सो किससे है? लोकल जनप्रतिनिधि से है या राज्य स्तर के जनप्रतिनिधि? राज्य स्तरीय वाले जब मजबूत करेंगे तो नीचे वाले अपने आप मजबूत होने लगेंगे। शास्त्री जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये पॉडकास्ट जो था ये इसलिए नहीं था कि हम किसी की कुंडली पढ़ने की बात करें, बल्कि हमारा यह पॉडकास्ट इसलिए भी था कि हम यह बताना चाह रहे थे कि यदि इंसान ठान ले, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो किसी भी सरफेस पर बैठा हो, लेकिन अगर वो ठान ले तो कोई भी मुश्किल काम मुश्किल नहीं होता है, वह उसको आसान कर सकता है। शास्त्री जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ऊपर वालों ने जो इंसान को ताकत दी है जिससे वह खुद की दशा खुद ही बदल सकता है, पूरे पॉडकास्ट से, शास्त्री जी की बातों से हमें तो ऐसा ही लगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना विचार कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद।